देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात कोटद्वार की, जहां से सड़क हादसे में घायल लोगों से मिलने के लिए कोटद्वार बेस कैंप पहुंची स्पीकर रितु खंडूरी। स्पीकर ने घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बता दें कि कोटद्वार बीरोखाल ब्लॉक के सिमड़ी गांव के पास बारातियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई यात्री घायल हुए थे। यहाँ पर कुछ हमारे पेशेंट्स आए हैं जो घायल हुए थे और कोटद्वार में उनका इलाज चल रहा है। यही देखने आए थे कि इलाज ठीक ठाक हो और जो हमारे घायल लोग हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर की तरफ चलें। तो मैं यहाँ आज कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में उन्हें देखने आई थी और इलाज ठीक से चल रहा है, ये मैंने आज देखा। वहीं उत्तराखंड में हुई 2 दर्दनाक घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया। इन घटनाओं में कई लोगों ने अपने लोगों की जान गंवाई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने घटनाओं में अपनी जान गंवाने वालों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए पीड़ित परिवार के लिए सरकार से मुआवजा देने की मांग की। लाल ढंग से जो है एक बारात की बस जो है वो पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में जा रही थी और जिस तरीके से ये दुर्घटना घटित हुई है और जिसमें लगभग 25 से ज़्यादा जो लोग थे उनकी अकाल मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। मैं अपनी शोक संवेदनाएं इस दुखद घटना के परिप्रेक्ष्य में प्रकट करता हूं और जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उनको ईश्वर इतनी शक्ति दे। उत्तरकाशी के अंदर निम के अंदर जो लोग पर्वतारोहण के लिए वहाँ पर थे और जब वो पर्वतारोहण कर रहे थे तो हिमस्खलन से जो है ये तबाही हुई है। वहाँ पर भी जो है 8-9 लोगों की जो है अकाल मृत्यु हुई है, बाकी मिसिंग है। सामने आई है, इसने हर किसी को झकझोर दिया। सबसे पहले बस हादसे में 25 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई। वहीं उत्तरकाशी में 8 से ज्यादा पर्वतारोहियों की मौत की खबर सामने आई और इन खबरों के बाद उत्तराखंड में हर तरफ लोग परेशान हुए। ये 2 घटनाएं जिन्होंने उत्तराखंड समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 2 बड़ी घटनाएं जिसमें बस हादसे में 25 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई, वहीं उत्तरकाशी में 8 से ज्यादा पर्वतारोहियों की मौत हुई। इन दर्दनाक हादसों ने हर किसी को परेशान किया। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड से जिस तरह लगातार दुखद घटनाएं आ रही हैं, इसके बाद हर तरफ दुआओं का दौर भी शुरू हुआ ताकि ये अप्रिय घटनाएं जो सामने आ रही हैं ऐसी आनी बंद हो जाएं और उत्तराखंड जो कि खुशहाल और शांति वाला प्रदेश है उसमें देवभूमि जिसे कहा जाता है उसे देवों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ठीक है, तो बस हादसे में 25 से ज्यादा यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं उत्तरकाशी से भी ये दुखद जानकारी मिली जहां 8 से ज्यादा पर्वतारोहियों की मौत हो गई। तो देखिए, ऐसी खबरें पिछले कुछ समय से जब सामने आ रही हैं तो
देवभूमि उत्तराखंड में हर तरफ दुख और गम का माहौल है और इसी स्थिति से उबारने के लिए, सुधारने के लिए, देवों के आशीर्वाद के लिए जगह जगह यज्ञ, पूजन, हवन किए जा रहे हैं। फिलहाल ये दो खबरें जिन्होंने उत्तराखंड समेत देश को झकझोर कर रख दिया। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, दो घटनाएं जिन्होंने पूरे उत्तराखंड समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और सबसे अहम चीज, पिछले कुछ समय से देवभूमि से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं जो हैरान और परेशान करने वाली हैं। हालांकि की एक घटना उत्तरकाशी की है तो दूसरी पौड़ी की है, जिसके बाद लगातार ही जो परिवार है वो बेहद दुखी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर तमाम जो संगठन है वो भी अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। हालांकि इस पर जो प्रीतम सिंह यानी कांग्रेस के पूर्व है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह परिवार इस समय दुख की घड़ी में है, उनका कहीं ना कहीं सरकार उनको मुआवजा देना चाहिए। हालांकि उनके घर भी पहुंचे थे, तो साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही घटना ने उत्तराखंड वासियों में एक दुख की लहर है। जिस तरह से ताजा मामला है पौड़ी का है, वहां पर एक हरिद्वार के लालडांग से एक बारात की गाड़ी थी, वो खाई में गिर गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और अब इनके परिवार वालों के लगातार सरकार कह रही है कि इनको मुआवजा भी दिया जाएगा। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। इस बीच उत्तराखंड बीएसपी में अंदरूनी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों पार्टी के दो विधायकों ने बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने अपनी ही पार्टी के नगर पालिका चेयरमैन दिलशाद अहमद और उनके प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद ने बताया कि उन्हें मालूम नहीं कि विधायक किस बात पर नाराज हैं और जो भी घोटाले के आरोप विधायक लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसी के बहकावे में वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड बीएसपी में आप देखिए, अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं बहुत आहत हूँ माननीय विधायक जी के स्टेटमेंट से कि आखिर मेरी समझ में ये बात नहीं आई है कि मेरे द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है जिसमें माननीय विधायक जी इतने जो है भड़के हुए हैं, जिसको एक ऐसी लैंग्वेज कही जा सकती है जो एक सम्मानित विधायक के लिए शोभा नहीं देती है। वो इन बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमारी ही पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं और हमने अभी जस्ट चुनाव में जो मार्च में जो चुनाव हुआ उसमें हमने बहुजन समाज पार्टी के लिए रात दिन एक किया है और मंगलौर क्षेत्र की जनता, मंगलौर क्षेत्र के लोग, उनके साथी, उनके कार्यकर्ता सब लोग जानते हैं कि हमने रात दिन करके उनके साथ काम किया है। नाले सफाई नहीं होती, नाले में बच्चा मर गया था अभी पिछले हफ्ते नाले में गिरकर बच्चा मरा है। कोई सफाई नहीं होती, कोई जब नाले में सफाई नहीं होती तो बच्चा उसमें गिरा और मर गया। नगर पालिका में चेयरमैन चोर है, लुटेरा है और इसकी जांच होनी चाहिए और मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री से इसके लिए मैं मिलूंगा इस बात में और उनके सामने जो है सारी समस्याएं रखूंगा। मैं नगर विकास मंत्री से भी मिलूंगा और ये सारी समस्याएं जो है उनके भी सामने रखूंगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मंगलौर में भ्रष्टाचार ख़त्म हो तो इस पर एक्शन लो। धरना प्रदर्शन भी करूंगा और इनकी जांचें भी कराऊंगा और जहां इन्हें काम करा रहे हैं उन पर जाकर खड़ा भी हूँगा। संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए, बीएसपी में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी विधायक के आरोपों को गलत बताया जाता है तो कभी सवालों के कटघरे में खुद प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। ऐसे में आप समझिए कि कैसे जनाधार जो है वो बना रहेगा और कैसे जनता बीएसपी को चुनेगी, क्योंकि यहाँ तो अपनी ही पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। चारुल, हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जो पार्टी की अंदरूनी कलह है
वो सामने आ रही है। हालांकि अपने ही पार्टी के जो लोग हैं वो कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उनका यह कहना है कि जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी कई तरह की बातें सामने हुई है, अपनी ही पार्टी का कटाक्ष किया गया है, उसमें कई ऐसे आरोप है वो गंभीर है। हालांकि इसको लेकर जो बसपा विधायक है उन्होंने भी कहा है कि जो तमाम जो आरोप है वो बुरी तरह बेबुनियाद है, उनको कहीं ना कहीं सही साबित नहीं किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि जो आपसी कलह है वो लगातार सामने आ रही है। चारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमस्खलन में दबे पर्वतारोहियों की तलाश लगातार जारी है। उत्तरकाशी में हिमस्खलन के कारण दबे पर्वतारोही घटना स्थल पर अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची है। आज देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे जांबाज। बर्फीली चोटियों पर ड्यूटी करने में प्रशिक्षित हैं, बर्फीले तूफान से बचाने में प्रशिक्षित हैं ये जांबाज। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी रेस्क्यू में जुटी है। मौके पर कई और शव मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। 26 प्रशिक्षुओं के लापता होने की खबरें भी हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 28 अभी भी लापता हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तरकाशी में अभी तक देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि आज जो जवान हैं, जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंचेंगे। हिमस्खलन में दरअसल जो पर्वतारोही दबे हुए हैं उनकी तलाश अभी भी की जा रही है। हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, तलाश अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक घटना स्थल पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची है। इसको लेकर क्या अपडेट है? कब तक ये टीम जो है उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगी और उन बर्फीली चोटियों पर पहुंचेंगी जहां पर ये पर्वतारोही दबे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की घटना उत्तरकाशी में हुई है, आज 16 सदस्यों की जो टीम है जम्मू कश्मीर से जो पहुंची है देहरादून, वह आज उत्तरकाशी के लिए रवाना हो जाएगी। और जो ये है टीम है, ये बहुत ही एक्सपर्ट टीम है और बर्फीली चोटियों में कार्य करने का बड़ा अनुभव इस टीम को है। और जिस तरीके से 26 लोग अभी भी लापता है, तो कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर उनको निकालने की बात इस टीम के द्वारा कही गई है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी का जो लगातार रेस्क्यू वहाँ पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो असफल साबित हो रहा है। जिसके चलते जो एक्सपर्ट्स की जो टीम है, जो 16 सदस्य जो जम्मू कश्मीर से मंगाए गए हैं, तो ये आपको बता दें कि पर्वतीय चोटियों पर काम करने में काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं और इनके अनुभव को सरकार काम में लेने की पूरी पुरजोर यहाँ पर कोशिश भी कर रही है। जी हितेश, ये समझना चाहेंगे कि अभी वहाँ पर क्योंकि कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों का कहना है कि अभी आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। फिलहाल ताज़ा जानकारी वहाँ के हालात को लेकर क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, सूत्रों की माने तो अभी 10 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु वहाँ पर हो गई है और लगातार जो वहाँ की स्थिति है, वहाँ पर उत्तराखंड का जो पुलिस प्रशासन है वो अभी वहाँ पर नज़रें बनाए हुए हैं। लगातार वहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। लगातार वहाँ पर एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स है उनकी भी संख्या वहाँ पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी वहाँ पर बर्फीला तूफान वहाँ पर आया हुआ है, वह अभी थमा नहीं है। उसी की वजह से रेस्क्यू करने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी की वजह से उत्तराखंड सरकार ने वहाँ पर आईटीबीपी की 4 टुकड़ी भी बढ़ाई है। लेकिन जिस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को एक्सपर्ट की टीम में माना जाता है, तो कहीं ना कहीं बर्फीले तूफान की वजह से वहाँ पर वह भी असफल साबित हो रही है। जिसके चलते जम्मू कश्मीर से जो 16 सदस्यों की टीम वहाँ पर मंगाई गई है, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर पहुँच जाएगी। जी बिल्कुल हितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां गांधी पार्क के बाहर धरना दे रहे बेरोजगारों को पुलिस जबरन उठाकर पुलिस लाइन ले गई, जहां निजी मुचलके पर सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया गया और आमरण अनशन पर बैठे अमरीश कुमार को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में सिंचाई विभाग की 228 पदों को शामिल करने की मांग को लेकर तकनीकी डिप्लोमा बेरोजगार गांधी पार्क के बाहर पिछले 10 दिन से धरना दे रहे थे। युवाओं का आरोप है कि 2021 में कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में मूल विज्ञप्ति में 1000 पद थे, बाद में 228 पद हटा दिए गए। इन पदों को शामिल करने की मांग को लेकर डिप्लोमा धारकों का प्रदर्शन चल रहा था। सुबह 8 बजे अचानक पुलिस प्रशासन की टीम गांधी पार्क पहुंची और बेरोजगार युवाओं के साथ ही उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सिंचाई विभाग में 228 पदों को शामिल करने की मांग थी। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकलनी
सहयोगी हितेश बने हुए हैं। हितेश, देखिए जिस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे इन आंदोलनकारियों को, इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, कई को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, इस पर क्या तर्क है? आखिर क्यों? क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार तो संविधान से मिलता है, फिर आखिर क्यों ये लाठीचार्ज किया गया? जी बिल्कुल, देखिए बेरोजगार संघ का जो ये है धरना प्रदर्शन है, ये लगभग पिछले 3 दिनों से यहाँ पर चल रहा है और लगातार पुष्कर सिंह धामी से भी बॉबी पवार की बात हो रही है, लेकिन बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और लगातार छात्रों को लेकर जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी इस मामले को पूरा जो समाधान है उसके निकालने में भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में जो पद थे 1000 पदों पर जो भर्तियाँ होनी थी उसमें से 228 पद यहाँ पर कैंसिल कर दिए गए। उसको लेकर ही यहाँ पर जिस तरीके से बेरोजगार संघ अब धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि हाकम सिंह रावत का जो मामला यूके SSSC का मामला हो या फिर विधानसभा का जो बैकडोर से भर्ती मामला हो, उसमें भी बॉबी पवार का महत्वपूर्ण रोल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हितेश। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। खबर जोशीमठ से है, जहां आए दिन बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जाम लगने से लोग परेशान हैं। आरोप है कि NH ऐसा क्या काम कर रहा है जिससे लोगों को सड़क जाम से जूझना पड़ रहा है। जनता परेशान है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कार्य की मॉनिटरिंग करने वाला विभाग सोया हुआ है। जोशीमठ से लेकर हेलंग तक रोजाना 3 बजे के बाद से रात 12 बजे तक जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क की मिट्टी खोदकर सीमेंट मिलाकर दीवारें बनाई जा रही हैं, जो भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली हैं। तो देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है और ऐसे में लोगों को हर रोज जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार जोशीमठ से लेकर हेलंग तक दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है, ऐसे में लगातार लोगों को जाम की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और सबसे अहम चीज, ये जाम 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लगता है, जबकि 8 बजे के बाद पहाड़ी इलाकों में जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में वो लोग जिस जाम में फंसते हैं वो दरअसल समस्या में पड़ जाते हैं। अब बिल्कुल चारों, निश्चित तौर पर अब जो चारधाम यात्रा है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इस बीच लगातार यह खबरें आ रही है कि चारधाम यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो बेहद परेशानी का सामना कर रहे हैं। उसमें बद्रीनाथ की बात की जाए या फिर केदारनाथ की बात की जाए या गंगोत्री की बात की जाए, तमाम जगह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर दुर्गम सड़क है, वहाँ पर लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भूस्खलन जैसी भी घटनाएं सामने आ रही है। मुख्य वजह भूस्खलन ये है कि हमने बीते दिनों देखा है कि पहाड़ों में लगातार जो बारिश है वो हो रही है, जिसके कारण भूस्खलन जैसी घटनाएं भी सामने आ रही है। हालांकि लगातार जो जिला प्रशासन में है वो लगातार सड़कें खोलने का काम कर रहे हैं। बीते दिनों तक तो सड़क बंद हो गई थी, जिसको लेकर जो जिला प्रशासन टीम है और आपदा राहत टीमें हैं वो लगातार वहां से मलबा हटाती है, वहां से पत्थर हटाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम तस्वीर भी सामने आ रही है, एक के बाद एक सड़क बंद हो जा रही है। हालांकि मुख्य वजह यही है कि लगातार भूस्खलन ही है, क्योंकि हम कई दिनों से देख रहे हैं कई घंटों का जाम रहता है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है, जब मौसम खराब हो, जब आप पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा ना करें, क्योंकि वहां पर खतरा बना होता है। हालांकि जो जाम की स्थिति अभी सामान्य है और जल्द से जल्द जो सड़कें बंद है वो भी खुल जाएगी। संजय, लेकिन विषम परिस्थिति तब बन जाती है जब लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर दरअसल विकास कार्य के नाम पर ट्रैफिक जाम लग रहा है, सीमेंट और मिट्टी को घोलकर सड़क बनाई जा रही है, दीवार बनाई जा रही है, जो आने वाले वक्त में भी खतरा पैदा कर सकती है। बिल्कुल, जो पहाड़ी क्षेत्र की सड़कें हैं वो वाकई देखने लायक है, क्योंकि जहां एक और तमाम विकास की बातें होती है, वहां जब सड़क पे जाते हैं तो तमाम सड़कों पर गड्ढे होते हैं। हालांकि जो हादसों का मुख्य कारण होता है वो यही वजह है कि जो सड़कों पे लोग ओवरटेक करते हैं और वहां पर गड्ढे होते हैं, तो उसका कारण बड़ा हादसा हो जाता है। हालांकि जब हम लोगों से भी बात करते हैं तो उनका यही साफ तौर पर कहना है कि यहाँ की जो विकास के बड़े बड़े दावे हो जाते हैं वो पूरी तरह हवा हवाई है। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन तमाम बातें कह रहा है कि जल्द से जल्द ये जो सड़कें हैं वो सही हो जाएगी और जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल जाएंगे। चारू, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चारों धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। 19 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। शाम 3:35 पर बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ धाम के कपाट
27 अक्टूबर को होंगे बंद। सुबह 8:30 बजे बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को बंद होंगे। दोपहर 12:01 पर ये कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और यमुनोत्री की बात कर लें तो ये कपाट 27 अक्टूबर को बंद होंगे। तो चारों धाम के कपाट बंद होने की तारीख आ चुकी है। चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में। संवाददाता हितेश हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, चारों धाम की अगर हम कहें चारधाम यात्रा अब वो अंतिम पड़ाव में है और तिथि भी सामने आ चुकी है जब चारों धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। हितेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए रुक करेंगे हितेश का। उससे पहले आपको बता दें, चार धाम यात्रा जिसको लेकर लगातार उत्साह लोगों में होता है, श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन 2 साल बाद ये चार धाम यात्रा बहुत अच्छी तरह से रही। श्रद्धालुओं ने लगातार उत्तराखंड का रुख किया, लेकिन अब ये चार धाम यात्रा अंतिम पड़ाव में है और चारों धाम की द्वार बंद होने की अंतिम तिथि सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और शाम लगभग 3:30 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट भाई दूज के दिन बंद होते हैं और इस लिहाज से 27 अक्टूबर को ये बंद कर दिए जाएंगे। सुबह 8:30 बजे बाबा केदार के द्वार बंद हो जाएंगे। गंगोत्री धाम 26 अक्टूबर को ये कपाट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर 12:01 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे।